जब सुहानी दरवाजे की तरफ बढ़ती है तो उसे एहसास होता है कि किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया है। उसका हाथ पकड़ने वाला कोई और नहीं, युवराज ही था। युवराज के हाथ पकड़ते ही सुहानी के दिल की धड़कन फिर से बढ़ने लगती है। युवराज सुहानी के ठीक पीछे आकर खड़ा हो जाता है, उसके कान के पास आकर कहता है, एक्चुअली मुझे याद आ गया है कि तुमने सुबह सुबह कार में मुझसे आज क्या कहा था। युवराज की बात सुनकर सुहानी की सांसें रुक जाती है। डर के मारे उसके पीछे मुड़कर युवराज को देखने की भी हिम्मत नहीं होती। वो बस किसी मूर्ति की तरह वहां पर खड़ी रह जाती है। युवराज को अच्छे से पता था कि अभी सुहानी की क्या हालत हो रही, लेकिन आज तो वो सुहानी को परेशान करने के मूड में था। युवराज अपने चेहरे के सभी एक्सप्रेशन छुपाते हुए सुहानी के सामने आ जाता है। सुहानी की नजरें इस वक्त झुकी हुई थी। उसका चेहरा शर्म और एम्बेरसमेंट से लाल हो चुका था। युवराज सुहानी के थोड़ा और करीब जाकर कहता है, तुमने कहा था यू आर द बेस्ट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आगे क्या कहा था? सुहानी के तो अब तक हाथ पैर ठंडे हो चुके थे, उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। युवराज उसके चेहरे के पास जाकर कहता, आई लव यू सो मच। युवराज के ये कहते ही सुहानी अपनी नजरें उठाकर उसे हैरानी से देखने लगती है। उसे एक सेकेंड के लिए लगता है जैसे युवराज ने ये बात उससे कही है। युवराज सुहानी के मन की बात समझते हुए उससे कहता, ये तुमने मुझसे आकर कार में कहा था। ये सुनकर सुहानी को समझ आ जाता है कि युवराज उसी की कही हुई बात को दोहरा रहा है। सुहानी खुद को संभालते हुए हकलाते हुए कहती, वो युवराज सर, मैंने जानबूझकर नहीं कहा था, बस एक्साइटमेंट में मेरे मुंह से निकल गया। युवराज को सुहानी की इस हालत पर बहुत हंसी आ रही थी। वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहता, ओह रियली, तो आज तक ऐसे एक्साइटेड होकर तुमने कितने लड़कों को आई लव यू कहा है? सुहानी घबराते हुए युवराज से कहती, आई एम सॉरी, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं कहूंगी। युवराज सुहानी को छेड़ते हुए फिर से अनजान बनकर कहता है, क्या नहीं कहोगी? सुहानी लगभग रोते हुए कहती है, आई लव यू। युवराज फिर से कहता, क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। सुहानी उसी अंदाज में कहती है, मैंने कहा आई लव यू। सुहानी की नजरें अभी भी झुकी हुई थी और उसे देखकर युवराज अपनी आंखों से मुस्कुरा रहा था। तभी उसकी नजर सुहानी के हाथों पर पड़ती है तो वो देखता है सुहानी डर के मारे कांप रही थी। युवराज अब सुहानी को और भी परेशान नहीं करने का सोचते हुए उससे कहता है, भूख लगी है? सुहानी सर झुकाए हुए ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, नहीं। युवराज कहता है, नहीं। यह सुनकर सुहानी सोचती कि शायद लंच के बहाने ही वो युवराज की इस रैगिंग से बच सकती है। वो तुरंत अपना सर उठाकर कहती है, लगी है। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज कहता, ठीक है फिर चलो, लंच रेडी है। युवराज के इतना कहते ही सुहानी उस कमरे से ऐसे भागती है जैसे पिंजरे से छूटते ही कोई चिड़िया भाग जाती है। सुहानी को ऐसे भागते हुए देखकर युवराज के चेहरे पर वो स्माइल आ जाती है जिसे उसने कब से कंट्रोल किया हुआ था। इधर सुहानी भागते हुए नीचे आ जाती है और डाइनिंग टेबल पर चुपचाप बैठ जाती है। निशा और विवेक सुहानी के हॉस्पिटल से आने के बाद उससे नहीं मिले थे। जब उन दोनों की नजर सुहानी के चेहरे पर पड़ती है तो उन्हें सुहानी के सर पर लगी चोट दिखाई देती है। निशा सुहानी की फिक्र करते हुए उससे कहती, सुहानी तुझे ये चोट कैसे लगी? सुहानी निशा से कहती, अरे कुछ नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। सुहानी इतना ही कह पाई थी तभी युवराज भी वहाँ आ जाता और अपनी चेयर पर बैठ जाता है। युवराज के आते ही सुहानी अपना सर नीचे झुका लेती है और चुपचाप खाने लगती है। विवेक सुहानी से कहता है, कैसा एक्सीडेंट? सुहानी अपनी नजरें ऊपर उठाकर विवेक को इशारे से कहती है कि वो ये सब उन्हें बाद में बता देगी। विवेक सुहानी की बात समझ जाता है और आगे कोई सवाल नहीं करता, लेकिन निशा यह बात नहीं समझ पाती। वो सुहानी पर दबाव बनाते हुए कहती है, सुहानी बताना ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? सुहानी कोई जवाब नहीं देती, बस अपना सर नीचे किए हुए खाना खाने लगती है। वो इस वक्त जल्द से जल्द खाना खत्म करके वहां से जाना चाह रही थी जिससे उसे युवराज का सामना न करना पड़े। युवराज लंच करते हुए सुहानी की इस हरकत को ऑब्जर्व कर रहा था। निशा और विवेक को सुहानी का ये बर्ताव बिल्कुल समझ नहीं आता। वो इरिटेट होकर सुहानी से कहती है, सुहानी तू इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा रही है और हमारे किसी सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही है? सुहानी अपनी नजरें नीचे किए हुए कहती, मुझे डॉक्टर ने खाना खाते हुए बात करने से मना किया है। सुहानी का जवाब सुनकर विवेक और निशा अपना मुंह बना लेते हैं और युवराज ये सब देखकर काफी एंजॉय कर रहा था। अब विवेक की नजर युवराज पर पड़ती है। वो देखता है कि हमेशा शांत और सीरियस रहने वाला युवराज आज तो कुछ अलग ही लग रहा है। आज उसके आंखों में अलग ही चमक थी। युवराज को देखने के बाद विवेक सुहानी को देखता है जो अपना सर नीचे झुकाकर बस खाना खाए जा रही थी। विवेक उन दोनों को देखकर निशा की तरफ अपना सर झुकाता है और फुसफुसाते हुए कहता है, निशा तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा है क्या? निशा भी धीमी आवाज में विवेक से कहती, क्या अजीब लग रहा है? विवेक कहता, मुझे लगता है युवराज और सुहानी के बीच जरूर कुछ हुआ है। देखना दोनों आज कुछ अलग तरह से बिहेव कर रहे हैं। विवेक की बात सुनकर निशा एक्साइटेड होकर कहती, मैं तो चाहती हूँ कि सुहानी और युवराज सर के बीच कुछ हो जाए। विवेक मुंह बनाते हुए कहता, क्यों? निशा खुश होकर कहती, अरे सोचो
युवराज दीवान मेरे जीजू हो जाएंगे तो पूरा शिमला नहीं पूरा हिमाचल मुझसे डरेगा, और फिर कितना मजा आएगा ना। निशा के ये कहने पर विवेक उसे अजीब सी नजरों से देखता है, फिर चुपचाप अपना खाना खाने लगता है। उसे अब निशा से आगे कुछ भी कहना सही नहीं लगता। निशा और विवेक ने अपनी बातें बहुत धीमी आवाज में कही थी, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि युवराज उनकी बातें सुन सकता है। युवराज निशा की तरफ देखते हुए कहते, निशा तुम कुछ कह रही थी क्या? निशा युवराज का सवाल सुनकर डर जाती, उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। निशा युवराज के सीरियस चेहरे की तरफ देखते हुए बहाना मारती है, नहीं युवराज सर, मैं ये कह रही थी कि आप आजकल कॉलेज नहीं आते क्लास लेने के लिए। युवराज कहता है, मैं अब कॉलेज पढ़ाने नहीं आऊंगा। युवराज का जवाब सुनकर निशा, सुहानी और विवेक उससे पूछना चाहते थे कि युवराज अब कॉलेज पढ़ाने क्यों नहीं आएगा, लेकिन उसका सीरियस फेस देखकर किसी को भी उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं होती। सुहानी अपना लंच खत्म करके वहां से जल्दी से चली जाती है। उसके बाद युवराज भी अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर के बाद अक्षय युवराज के कमरे के अंदर आता है। उस वक्त युवराज अपने बेड पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। अक्षय को अंदर आते देखकर युवराज एक नज़र अक्षय को देखता और फिर वापस से लैपटॉप की तरफ देखते हुए अपना काम करने लगता है। अक्षय के हाथ में उस वक्त एक रेजर था। अक्षय युवराज के पास जाकर बैठ जाता और उससे कहता, युवराज सुनना। युवराज लैपटॉप पर अपनी नज़र जमाए हुए कहता है, हाँ बोलो। अक्षय युवराज से रिक्वेस्ट करते हुए कहता, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। युवराज उसी अंदाज में कहता, हाँ। अक्षय अपने हाथ का रेजर युवराज के सामने करते हुए कहता, भाई इसे फिक्स कर देना प्लीज। युवराज एक नज़र अक्षय की तरफ देखता और फिर अपना काम कंटिन्यू रखते हुए कहता है, वॉशरूम में मेरा ट्रिमर रखा हुआ है, ले जा। अक्षय युवराज से जिद करते हुए कहता, नहीं मुझे यही यूज करना, प्लीज भाई इसे ठीक कर देना। युवराज अक्षय की बात से इरिटेट होकर उससे एक नज़र गुस्से से देखता है। युवराज के इस तरह से देखने पर अक्षय थोड़ा डर जाता है, फिर हिम्मत करते हुए कहता है, कर देना यार, मुझसे नहीं हो रहा है। युवराज को पता था कि जब तक वो अक्षय का काम पूरा नहीं करेगा अक्षय वहां से जाएगा नहीं। युवराज अक्षय के हाथ से वो रेजर ले लेता है और उसका ब्लेड फिक्स करने लगता है। अक्षय बड़े ध्यान से युवराज को वो रेजर फिक्स करते हुए देख रहा था। जब अक्षय देखता है कि युवराज की एक उंगली उस रेजर के ब्लेड से एकदम नजदीक है, झपटते हुए उस रेजर को युवराज के हाथों से छीन लेता है। युवराज तू रहने दे, ये तुझसे भी नहीं होगा। अक्षय जब वो इस तरह से युवराज से वो रेजर लेता है तो युवराज के हाथ की एक उंगली कट जाती है और उससे खून निकलने लगता है। युवराज अक्षय की इस हरकत पर उसे गुस्से से देखने लगता है। अक्षय घबराते हुए अपने पॉकेट से एक रुमाल बाहर निकालता है और युवराज की उस कटी हुई उंगली पर रख देता है। युवराज गुस्से में अपनी उंगली से वो रुमाल हटा देता है और अक्षय को घूरते हुए कहता है, गेट आउट। अक्षय युवराज से माफी मांगते हुए कहता, सॉरी यार, मेरी वजह से तुझे चोट लग गई, रुको मैं अभी दवा लगा देता हूँ। युवराज अपनी बात पर जोर देते कहता है, गेट आउट। युवराज की बात सुनकर अक्षय घबरा जाता है और तुरंत उस कमरे से बाहर चला जाता है। युवराज देखता है कि उसकी उंगली में बस एक छोटा सा कट लगा हुआ था, जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। युवराज उस चोट को इग्नोर करते हुए फिर से अपने काम में लग जाता है। इधर युवराज के कमरे से बाहर आते ही अक्षय के चेहरे पर जो परेशानी थी वो अब मुस्कुराहट में बदल गई थी। वो उस रुमाल को अपने सामने लाते हुए देखता है, उसमें से अब युवराज का खून लगा हुआ था। अक्षय उस रुमाल को देखते हुए कहता है, अब हुआ ना मेरा काम पूरा। शाम हो चुकी थी। इधर अर्नब के घर के बाहर युवराज के गार्ड्स नॉर्मल कपड़ों में घूम रहे थे। उन्होंने उस घर को चारों तरफ से घेरा हुआ था। वो इस वक्त इतने कैजुअल लग रहे थे कि उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो इस वक्त किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आज अर्नब ने अपनी ड्यूटी से छुट्टी ले रखी थी। आज का पूरा दिन उसका समायरा को अपने घर में सेटल करने में लग गया था। समायरा को उसने अपने कमरे में ही रखा था, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा उसका ध्यान रख सके। समायरा इस वक्त अर्नब के बेड पर बेहोश थी और अर्नब पास के एक रेस्टिंग चेयर पर अपना सर टेक कर बैठा था। अर्नब ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और वो शुरू से लेकर अभी तक हुई सारी घटनाओं को रिकॉल कर रहा था। उसका पहली बार शिमला आना, हिप्नोटाइज होकर उस बिसिंग वेल में कूदने की कोशिश करना, उस बिसिंग वेल में उसे किसी का चेहरा दिखाई देना, वो अजीब मौतें, वो अजीब आवाजें जो अर्नब को परेशान करती थी। लेकिन समायरा के उसके हाथ में धागा बांधने के बाद उन आवाजों का आना बंद हो गया। सुनसान सड़क पर समायरा का अर्नब की जान बचाना, ये सब अर्नब के दिमाग में एक फिल्म की तरह चल रहा था। अर्नब अब तक समझ चुका था कि वो जिन बातों को शुरू से नकारता आ रहा था वो शायद सच थी। उसे ये भी पता चल चुका था कि समायरा कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। उसे जिन लोगों से खतरा है वो भी नॉर्मल नहीं है। इसलिए उसने युवराज के प्रोडक्शन को एक्सेप्ट किया था। अर्नब ने युवराज से सब कुछ जानने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसे युवराज से कुछ भी पता नहीं चला था।
अर्नब इन्हीं सब सवालों में उलझा हुआ था, तभी उसे अपने कमरे में कुछ हरकत महसूस होने लगती है। अर्नब एक बहुत ही काबिल पुलिस अफसर था, उसे थोड़ी सी हरकत भी चौकन्ना कर देती थी। उस आवाज को सुनकर अर्नब अपनी आंखें खोलकर उस तरफ देखने लगता है जिस तरफ से वो धीमी सी आवाज आ रही थी। अर्नब देखता है कि यह आवाज समायरा की तरफ से आ रही थी। समायरा बेचैन होकर बेड पर लेटे हुए छटपटा रही थी। अर्नब उसे देखते ही उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे आवाज देने लगता। अर्नब जानता था कि समायरा अब तक कोमा में ही थी, लेकिन उसके शरीर में ऐसी हरकत उसके लिए अच्छी थी या बुरी, इस बात से वो परेशान हो रहा था। अर्नब अपना फोन निकालकर डॉक्टर को कॉल करने ही वाला था, तभी वो देखता है कि समायरा की बेचैनी और बढ़ने लगती है। अर्नब समायरा के पास बैठ जाता है और एक हाथ से उसका हाथ थामकर अपना दूसरा हाथ समायरा के सिर पर रखता है और उसके चेहरे के पास जाकर बड़े प्यार से कहता है, सब ठीक है समायरा, तुम बिल्कुल ठीक हो और सेफ हो, प्लीज शांत हो जाओ। ये कहकर अर्नब समायरा के सर को सहलाने लगता है। अर्नब के ऐसा करने से समायरा कुछ ही देर में शांत हो जाती है। ये देखकर अर्नब भी चैन की सांस लेता है। कुछ देर के बाद अर्नब समायरा का हाथ छोड़कर डॉक्टर को कॉल करता है। इधर रात के 10 बजे थे। अक्षय घर में सबकी नजरों से छुपते हुए घर से बाहर निकलता है। वो युवराज के घर से कुछ दूर जाकर एक पेड़ के पास रुक जाता है और अपने जैकेट के पॉकेट से एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट कैरी बैग निकालता है। उस ट्रांसपेरेंट कैरी बैग में युवराज का खून लगा हुआ रुमाल था और एक छोटे से ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में युवराज का एक बाल था जो अक्षय ने कुछ दिनों पहले उसके कमरे से लिया था। अक्षय उस कैरी बैग को उस पेड़ के नीचे रख देता है और एक डेविल स्माइल के साथ वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में अक्षय युवराज के घर में वापस आ जाता है। जैसे वो घर के लॉन में पहुंचता है, वो हैरानी से चारों तरफ देखने लगता है। इस वक्त वो काफी कंफ्यूज लग रहा था। अक्षय अपना मुंह बनाते हुए खुद से कहता है, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो अपने रूम में सो रहा था। आई थिंक मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। मैं आजकल नींद में भी कहीं चला जाता हूँ। ये कहकर अक्षय उसी कंफ्यूजन के साथ घर के अंदर चला जाता है। इधर सुहानी, निशा और विवेक सुहानी के कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। सुहानी अपने बेड पर बैठी थी और विवेक पास के काउच पर और निशा हमेशा की तरह कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। उन तीनों के चेहरे पर इस वक्त सीरियस एक्सप्रेशन थे। विवेक एक गहरी सांस लेकर कहता है, इसका मतलब युवराज सर को उस साय से आजाद करने के लिए पहले हमें वो 3 कलश ढूंढने होंगे। सुहानी कहती है, हाँ। विवेक आगे कहता, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि कलश में रखी उन अस्थियों का करना क्या है? सुहानी कहती है, नहीं। विवेक कहता है, इसका मतलब जब तक तुम्हें ये याद नहीं आता कि हमें उन अस्थियों का करना क्या है, तब तक हमें उन तीनों कलश को ढूंढना होगा। विवेक की बात पूरी होते ही निशा कहती है, 3 नहीं 2 कलश। तीसरा कलश उस विशिंग वेल में है जिसे उस साय ने तुम्हारे मॉम डैड को। ये कहते हुए निशा खामोश हो जाती है। निशा की बात सुनकर विवेक की आंखों में गुस्सा उतर जाता है और वो कहता है, जिसे उस साय ने मेरे मम्मी पापा को मारकर वो कलश छीन लिया था, अब हमारी बारी है उससे वो कलश वापस लेने की। निशा कहती, ये आसान नहीं होगा। इसके लिए हमें उस विशिंग वेल के अंदर जाना होगा, जो लगभग इम्पॉसिबल है। हमारे उसके आसपास जाते ही मृदुला हमें मार देगी। विवेक भी निशा से सहमत होते हुए कहता है, यू आर राइट, हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट उस विशिंग वेल वाला कलश लाना होगा। निशा कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि बाकी के कलश कहाँ हैं? उस अघोरी ने उन्हें 200 साल पहले अलग अलग जगहों पर दफना दिया था। 200 साल बाद हमें कौन बताएगा कि उन्हें कहाँ दफनाया गया था? विवेक कुछ सोचते हुए कहता, आई थिंक सुहानी को उस कलश के आसपास होने पर पता चल जाएगा। उसे पहला कलश भी बिल्कुल इसी तरह मिला था। विवेक सुहानी की तरफ देखते हुए कहता, क्यों सुहानी? सुहानी अब तक निशा और विवेक की बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। विवेक के आवाज देने पर सुहानी का ध्यान टूटता और वो चौंक जाती। सुहानी हड़बड़ाहट के साथ कहती, हाँ क्या कहा तुमने? विवेक कहता, तुम ऐसा क्या सोच रही थी कि तुम्हारा ध्यान हमारी बातों पर बिल्कुल भी नहीं था? सुहानी कहती, अरे कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं मैं सोच रही थी, बस ऐसे ही। निशा सुहानी पर शक करते, कुछ कैसे नहीं, बता कोई प्रॉब्लम है क्या? सुहानी निशा और विवेक को देखते हुए कहती है, प्रॉब्लम सिर्फ उस कलश को ढूंढना नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम है। कैसा प्रॉब्लम? निशा और विवेक क्यूरियस होकर एक साथ पूछते हैं। सुहानी कहती है, क्या तुम दोनों को याद नहीं कि रघु अंकल ने क्या कहा था? निशा और विवेक सवालिया नजरों से सुहानी को देखने लगते हैं। सुहानी आगे कहती है, मेरे कहने पर जब पापा, रघु अंकल और विवेक के पापा ने वो कलश निकाला था और उसे अपने पास रखा था, तो साय ने, मेरा मतलब मृदुला ने, पापा को मार दिया। और जब वही कलश विवेक के घर पहुंचा तो उसने विवेक के मम्मी पापा को भी मार दिया। सुहानी की बात सुनकर निशा कहती है, इसका मतलब अगर हमें वो कलश मिल जाता है
और हम उसे निकाल कर अपने पास रखते हैं तो मृदुला हमें भी मार देगी। सुहानी हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहती, हाँ बिल्कुल। उस कलश के जमीन से बाहर आते ही मृदुला को पता चल जाएगा और उसे ढूंढते हुए हमारे पास हमें मारने आ जाएगी। विवेक को सुहानी की बात समझ आ जाती है। वो परेशान होकर कहता, तो फिर हम क्या करेंगे? विवेक का सवाल सुनकर निशा और सुहानी दोनों सोच में पड़ जाते हैं। निशा जो अब तक खिड़की के पास टिककर कमरे के अंदर देख रही थी, वो पीछे मुड़कर खिड़की से बाहर देखने लगती है। खिड़की से बाहर देखते हुए निशा अचानक से घबराहट भरी आवाज में कहती है, वो क्या था? निशा के ऐसा कहते ही सुहानी और विवेक भागते हुए उसके पास पहुंचते हैं और खिड़की से बाहर देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ? निशा पद्मिनी के घर की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहती, मुझे ऐसा लगा जैसे हवा में उड़ता हुआ कुछ काले धुएं जैसा पद्मिनी के घर में गया। ये सुनकर विवेक और सुहानी के चेहरे में भी घबराहट के भाव आ जाते हैं। विवेक निशा से कहता, आर यू श्योर? तुमने यही देखा था? निशा घबराते हुए अपना सर हिला देती है। सुहानी फौरन खिड़की बंद करके उस पर पर्दा लगा देती है। निशा उन दोनों को देखते हुए कहती, क्या वो साया हो सकता है? सुहानी और विवेक खामोश हो जाते हैं। उनके पास निशा के सवाल का कोई जवाब नहीं था। तभी सुहानी का फोन बजता है। सुहानी अपने बेड के पास जाकर अपना मोबाइल देखती है तो उसके दिल की धड़कन फिर से तेज हो जाती है। वो कॉल युवराज का था। सुहानी नर्वस होकर फोन उठाती है। सुहानी के कुछ कहने से पहले युवराज कहता है, कम इन टू माई रूम नाउ। सुहानी सोच में पड़ जाती, इस वक्त युवराज सर मुझे क्यों बुला रहे हैं? निशा सुहानी को परेशान देखकर कहती, क्या हुआ सुहानी? किसका कॉल था? सुहानी कहती, युवराज सर का, मुझे बुला रहे हैं। सुहानी का जवाब सुनकर निशा और विवेक के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। उनके चेहरे पर सुहानी को छेड़ने वाली मुस्कान आ जाती है। सुहानी समझ जाती है कि वो अगर अभी उस कमरे से नहीं गई तो उसके दोस्तों से चिढ़ा कर एम्बेरस कर देंगे। इससे पहले निशा और विवेक सुहानी से कुछ कह पाते, सुहानी उस कमरे से भाग जाती है। सुहानी को ऐसे भागते देखकर निशा और विवेक की हंसी छूट जाती है और हंसते हुए वो एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। इधर सुहानी युवराज के दरवाजे पर नॉक करती है और अंदर से युवराज की आवाज़ आती है, कम इन। सुहानी कमरे के अंदर चली जाती। इतनी रात को युवराज के कमरे में जाने से सुहानी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अंदर आकर वो देखती है कि युवराज अपने बेड पर बैठा काम कर रहा था। युवराज सुहानी को एक नज़र देखता है, फिर वापस से लैपटॉप को देखते हुए कहता है, यहाँ आओ। सुहानी युवराज के बेड के पास जाकर खड़ी हो जाती। युवराज लैपटॉप पर ही नज़र रखे हुए कहता, बैठो। सुहानी युवराज से कुछ दूर बेड पर बैठ जाती है। युवराज लैपटॉप साइड में रखता और सुहानी की तरफ एक फाइल बढ़ाता है। सुहानी युवराज को कंफ्यूज होकर देखने लगती है। युवराज कहता है, पकड़ो इसे। सुहानी उस फाइल को अपने हाथ में लेकर कहती है, ये क्या है? युवराज वापस लैपटॉप पर काम करते हुए कहता है, ये पेपर ध्यान से पढ़ लो और जहाँ जहाँ पेन से मार्क किया है वहाँ वहाँ तुम्हें साइन करना है। सुहानी एक नज़र पेपर पर डालती और बिना पढ़े ही उस पर साइन करने लगती। सुहानी को ऐसा करते देख युवराज कहता है, मैंने पेपर्स पढ़कर साइन करने के लिए कहा था। सुहानी उन पेपर्स पर साइन करते हुए कहती है, ये पेपर्स आपने बनवाए हैं तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है? आई ट्रस्ट यू। युवराज कुछ पलों के लिए खामोश रह जाता है और सुहानी साइन करना जारी रखती है। युवराज सुहानी के हाथ पर अपना हाथ रख देता और कहता है, अपने डैड का बिजनेस आगे बढ़ाना चाहती हो ना? युवराज के ऐसा करने से सुहानी चौंक जाती है और अपना सर हिला देती है। युवराज उसकी आंखों में देखकर कहता है, बिजनेसमैन का पहला रूल कभी भी बिना पढ़े कोई भी पेपर साइन नहीं करना चाहिए। सुहानी युवराज की आंखों में देखते हुए कहती, मैंने कहा ना, आई ट्रस्ट यू। युवराज सुहानी को डांटते हुए कहता है, सिर्फ ट्रस्ट के नाम पर अगर तुम्हें कोई भी कहीं भी साइन करने के लिए कहेगा तो तुम कर दोगी? सुहानी कहती, आप कोई भी नहीं हो। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज की पकड़ सुहानी के हाथ पर मजबूत हो जाती है। युवराज सुहानी के आंखों में देखते हुए कहता, और अगर मैंने ऐसे ही तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली तो? सुहानी कहती, आप ऐसा नहीं करोगे। युवराज अपनी बात पर जोर देते हुए कहता, और अगर मैंने ऐसा किया तो? सुहानी जवाब देती, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुहानी युवराज के इन सवालों के जवाब बिना सोचे समझे दे रही थी। वो इस वक्त युवराज की आंखों में खो चुकी थी और युवराज के सवाल पर जो बात उसके मन में सबसे पहले आ रहा था बस वो यही कहे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे युवराज ने सुहानी को हिप्नोटाइज कर लिया हो। सुहानी का हर जवाब युवराज के दिल को छू रहा था। वो भी बस सुहानी की आंखों में ही देख रहा था और धीरे धीरे सुहानी के हाथ पर उसकी पकड़ मजबूत होते जा रही थी। अचानक युवराज का ध्यान टूटता है और वो अपनी नजरें सुहानी से हटाकर उसका हाथ छोड़ देता है। युवराज के हाथ छोड़ते ही सुहानी जो युवराज के चार में खोई थी उससे बाहर आती है। युवराज अपना लैपटॉप फिर से साइड करते हुए सुहानी से कहता है, ये कोर्ट्स के पेपर हैं, कल तुम्हें मेरे साथ इन्हें कोर्ट में सबमिट करना है। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, कोर्ट्स के पेपर? युवराज सुहानी को समझाते हुए कहता है, तुम्हें मिस्टर सक्सेना की प्रॉपर्टी क्लेम करने से पहले कोर्ट में ये प्रूव करना होगा कि तुम ही मिस्टर सक्सेना की बेटी शिविका सक्सेना हो।
ये उसी के पेपर्स हैं। सुहानी कहते लेकिन हम कोर्ट में प्रूफ कैसे करें कि मैं ही शिविका हूँ। युवराज कहता है डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल हैंडल इट। सुहानी सारे पेपर्स पर अपने साइन कर देती है और उसे युवराज की तरफ बढ़ा देती है। युवराज उन पेपर्स को देखते हुए कहता है तो आगे तुम अपना कौन सा नाम कंटिन्यू रखना चाहोगी, सुहानी शर्मा या शिविका सक्सेना। सुहानी कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है। कुछ देर सोचने के बाद वो कहती है सुहानी सक्सेना। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज की नजरें फिर से सुहानी पर चली जाती है। युवराज को भी उसका नाम सुहानी ही ज्यादा पसंद था। युवराज सुहानी को देखते हुए कहता कल सुबह 11 बजे रेडी रहना, हमें कोर्ट चलना है। सुहानी युवराज की आंखों में देखते हुए कहती थैंक यू। युवराज कहता फॉर व्हाट। सुहानी युवराज की आंखों में उसी तरह देखते हुए कहती फॉर एवरीथिंग। ये कहकर सुहानी युवराज के बेड से उठ जाती और ना चाहते हुए भी उस कमरे से बाहर जाने लगती है। युवराज भी सुहानी को रोकना तो चाहता था लेकिन उसे रोकता नहीं। सुहानी के जाने के बाद युवराज का फोन बजता है। युवराज देखता है कि वो कॉल उसी बॉडीगार्ड का था जिसने युवराज ने समायरा की सिक्योरिटी के लिए अर्नब के घर में रखा था। युवराज फोन उठाकर कहता हेलो। वो बॉडीगार्ड युवराज से कहता युवराज सर, आज शाम समायरा कुछ टाइम के लिए कोमा से बाहर आई थी और फिर वापस कोमा में चली गई। पूरी बात सुनकर युवराज कॉल कट कर देता है। अपना फोन साइड में रखकर युवराज सोचता है समायरा को कभी भी होश आ सकता है, मुझे कल ही भैरवनाथ के पास जाना होगा। रात के 12 बजे थे। युवराज अपने कमरे में सो रहा था। सोते हुए उसके चेहरे पर एक सुकून दिख रहा था जो 1 साल पहले तक उसके चेहरे पर कभी नहीं दिखता था। तभी युवराज के चेहरे पर उस सुकून की जगह बेचैनी दिखने लगती है और उसकी नींद खुल जाती है। युवराज उठकर अपने बेड पर बैठ जाता है और कहता है मुझे इतना अजीब क्यों फील हो रहा है। युवराज साइड टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाकर पानी पीता फिर से अपने बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगता है। इधर रक्षा अपने घर के एक कमरे में जमीन पर बैठी हुई थी। उसके सामने एक हवन कुंड के साथ काला जादू करने का सारा सामान रखा हुआ था। रक्षा के चेहरे पर इस वक्त एक जीत वाली मुस्कान थी। उसके हाथों में एक काले रंग की पुतली थी जिसे देखकर वो बहुत खुश हो रही थी। रक्षा के सामने वही कैरी बैग रखा हुआ था जो अक्षय उस पेड़ के नीचे छोड़ कर आया था। उस कैरी के पास वो रुमाल भी था जिसमें युवराज का खून लगा हुआ था। रक्षा के पास ही सीमा खड़ी थी और रक्षा के हर स्टेप को बड़े ध्यान से देख रही थी। इस समय सीमा के मन में भी कई सवाल चल रहे थे। जब उससे कंट्रोल नहीं होता तो वो रक्षा से पूछ लेती गुरु माँ ये सब क्या है और आपने उस युवराज के दोस्त को अपने वश में करके उससे ये सब क्यों मंगाया था। वैसे तो रक्षा अपनी तांत्रिक क्रिया के दौरान बात करना पसंद नहीं करती थी लेकिन आज वो बेहद खुश थी। रक्षा एक घमंड भरी मुस्कान के साथ उस पुतली को देखते हुए कहती है अब युवराज में चाहे उस साये की शक्ति हो या समायरा की, लेकिन अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमें ये क्रिया कल रात ही पूरी करनी होगी क्योंकि कल वो साया भी युवराज को बचाने नहीं आ सकता। सीमा को रक्षा की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। वो क्यूरियस होकर कहती गुरु माँ कल रात ऐसा क्या होने वाला है। सीमा का सवाल सुनकर रक्षा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो अपने दांत पीसते हुए कहती है कल रात युवराज की आखिरी रात होगी और युवराज को खत्म करके मैं कल रात ही समायरा को भी मार दूंगी। व्यूअर्स, अगर आप मेरी कहानी को पसंद कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आगे अब ये कहानी रहस्य और रोमांच से भरपूर होगी। अक्षय भी पता नहीं कैसे लेकिन उस जादूगरनी के चंगुल में आ ही पाएगा क्या।